नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। तो चलिए हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सुनसान इलाका जहां एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। यहां चारों ओर जंगल, टूटी फूटी सड़कें और दूर दूर तक फैली खामोशी है। निर्माण स्थल पर दिन भर मशीनों की आवाजें गूंजती हैं, बुलडोजर की घरघराहट, कंक्रीट मिक्सर की आवाज और मजदूरों की चीखें जो एक दूसरे को सामान पास करने के लिए चिल्लाते हैं। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ टेंटों के बाहर जलते अलाव की हल्की सी छटकने की आवाज सुनाई देती है। निर्माण स्थल से थोड़ा हटकर जंगल के बीच में एक पुराना श्मशान है। श्मशान में पुरानी चिताएं, टूटी हुई मूर्तियां और एक सूखा हुआ कुआं है जिसके पास कौवे बैठकर कांव कांव करते हैं। रात में श्मशान से सिसकने की आवाजें आती हैं और हवा में सड़ांध की गंध फैलती है। मजदूरों के टेंट निर्माण स्थल के पास बने हैं, पुराने तिरपाल और बांस से बने छोटे छोटे आश्रय जहां वे रात बिताते हैं। टेंटों के बाहर एक छोटा सा नल है जहां से पानी टपकता रहता है और मजदूर अपने बर्तन धोते हैं। दिन में निर्माण स्थल पर हंसी मजाक का माहौल रहता है। मजदूर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, गाने गाते हैं और अपने गांव की बातें करते हैं। लेकिन रात होते ही डर का माहौल बन जाता है। मजदूर श्मशान की ओर जाने से डरते हैं और कुछ कहते हैं कि उन्होंने रात में वहां से अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। फिर भी भूख और थकान उन्हें रात में टेंटों से बाहर निकालती है और वे अलाव के पास बैठकर बातें करते हैं। रमेश, जो मजदूरों का फॉरमैन था, एक बड़े से पत्थर पर बैठा अपने गांव की बातें सुना रहा था। अरे, मेरे गांव में तो एक बार भैंस ने सरपंच के घर का दरवाजा तोड़ दिया था। अब उस भैंस को सरपंच ने गांव के थाने की जेल में बंद करवा दिया। रमेश ने हंसते हुए कहा। ये तो गजब ही मजाक हो गया। भैंस जेल में, एक मजदूर ने हंसते हुए कहा। सभी मजदूर ठहाका मारकर हंस पड़े। पास में अजय बैठा था, जो एक जवान और हंसमुख लड़का था। उसने अपनी टोपी उतारी और पसीना पोंछते हुए कहा, रमेश भैया, यहां तो बस काम ही काम है। गांव की याद आती है। वहां तो शाम को चाय की टपरी पर बैठकर मज्जे करते थे। कभी किसी की मुर्गी चुराकर रात को छुपकर पका ली। यहां जंगल में कोई तीतर बटेर भी नहीं है पकाने को। मुझे तो मांस की तलब हो रही है। उनके पास ही विकास खड़ा था, जो अजय का चचेरा भाई था। विकास शाकाहारी था और हमेशा चुपचाप रहता था। उसने अपने भाई की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। यहां भी तो मजे कर सकते हैं अजय, बस थोड़ा सब्र करो, उसने कहा। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, मजदूरों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। रात का सन्नाटा उन्हें डराने लगा। दूर श्मशान की ओर से एक हल्की सी चिताओं के जलने की गंध फैल गई, जो वातावरण को और भी डरावना बनाती थी। उनके पास सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार था, जो अब बेस्वाद लगने लगा था। लेकिन अब और कुछ तो इस जंगल में खाने को था नहीं। खाना खाने के बाद मजदूर अपने अपने टेंटों में आकर आराम करने लगे। यही है उनके रोज की रूटीन। सुबह से शाम तक काम, फिर थक कर सो जाना। एक शाम मजदूर अलाव के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी एक नया मजदूर, कल्लू, जो हाल ही में काम पर आया है, कुछ कहता है। कल्लू बोला, भैया लोग, मैंने सुना है कि यहां पास में एक ढाबा है, श्मशान के पास। अम्मा का ढाबा कहते हैं। वहां मांस बहुत स्वादिष्ट मिलता है। रमेश हंसते हुए बोला, श्मशान के पास ढाबा? अरे, वहां तो भूत प्रेत रहते होंगे। तूने खाना खाया या सपना देखा? कल्लू ने कहा, नहीं भैया, मैंने एक ट्रक ड्राइवर से सुना। वह कह रहा था कि अम्मा का ढाबा रात में खुला रहता है और वहां का मांस ऐसा है कि एक बार खाओ तो भूल नहीं पाओ। अजय की आंखें चमक उठती हैं। वह मांस का शौकीन है और उसे यह बात लुभाती है। अजय बोला, चलो आज चलकर देखते हैं। वैसे भी यह सूखी रोटी खा खाकर जी ऊब गया है। विकास को यह बात पसंद नहीं आती। वह शाकाहारी है और उसे श्मशान की ओर जाने का विचार डरावना लगता है। विकास बोला, अजय, रात में वहां जाना ठीक नहीं। श्मशान के पास कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अजय उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है। अरे भाई,
तू डरपोक है, हम सब साथ जाएंगे, क्या होगा? अजय, रमेश, कल्लू और कुछ अन्य मजदूर श्मशान की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में हवा ठंडी हो जाती है और श्मशान की ओर से सियारों के रोने की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। मजदूर डरते हैं, लेकिन भूख और उत्साह उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। रमेश घबराते हुए बोला, यह जगह तो सच में डरावनी है। देखो, वहां चिता की राख अभी भी सुलग रही है। अजय को अब चिताओं के साथ साथ दूर से पके हुए गोश्त की गंध भी आने लगी और वो उत्तेजित होते हुए बोला, अरे, डरने की क्या बात है? ढाबा तो यहां पास में ही है। वे ढाबे पर पहुंचते हैं। अम्मा का ढाबा एक छोटा सा मिट्टी का ढांचा है, जिसके बाहर एक पुराना लालटेन जल रहा है। ढाबे के बाहर एक नीम का पेड़ है, जिसकी टहनियां हवा में अजीब सी छायाएं बना रही थीं। ढाबे की बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी, उसकी पीठ झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें धंसी हुई। वह चूल्हे पर कुछ पका रही थीं और मांस की एक अजीब सी लेकिन लुभावनी खुशबू हवा में फैल रही है। बूढ़ी औरत उन्हें देखते हुए बोली, आओ बेटा, बैठो, भूख लगी होगी ना? मैंने आज ताजा मांस बनाया है। मजदूर ढाबे पर बैठ जाते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें मांस की थाली परोसती है। मांस का रंग गहरा है और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आती है। अजय पहला कौर लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अजय बोला, वाह, ये तो कमाल का है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। रमेश और कल्लू भी खाना शुरू करते हैं। वे मांस की तारीफ करते नहीं थकते। बूढ़ी औरत चुपके से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक है। सभी ने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वो बूढ़ी अम्मा बोली, खाना कैसे था बेटा? सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। अम्मा बोली, तो कल रात फिर आ रहे हो ना? रमेश ने कहा, अम्मा, हम मजदूर लोग हैं, रोज रोज मीट मछली नहीं खा सकते। इतने पैसे ही कहां होते हैं हमारे पास। इस पर वो बूढ़ी अम्मा बोली, पैसों की तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपनी बहुत सारी बकरियां हैं, यहीं जंगल में चरती रहती हैं। बस मुझे यहां लोगों को देखना पसंद है। रही पैसों की बात, जो कुछ तुम खुशी से दे दो मैं ले लूंगी। सभी मजदूर बहुत खुश हुए और कुछ पैसे अम्मा को देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस आ गए। सभी वहां के खाने की तारीफें कर रहे थे, लेकिन विकास, जो कि ढाबे पर नहीं गया, उसे यह सब ठीक नहीं लगा। अगली कुछ रातें मजदूर हर रात अम्मा का ढाबा जाने लगते हैं। ढाबे का मांस उन्हें इतना पसंद आता है कि वे हर रात वहां जाने का बहाना ढूंढते हैं। रमेश, अजय और कल्लू अब ढाबे के दीवाने हो गए थे। रमेश बोला, अजय, मैंने आज दिन भर सिर्फ इस मांस के बारे में सोचा। पता नहीं अम्मा इसे कैसे बनाती है। अजय ने जवाब दिया, हाँ भैया, ये मांस तो जादुई है। ऐसा लगता है कि इसे खाते ही सारी थकान गायब हो जाती है। विकास, जो पास में ही बैठा था, वो सब कुछ सुन रहा था और अंदर ही अंदर उसे किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। सभी मांसाहारी मजदूर हर रात ढाबे पर जाते हैं और बूढ़ी औरत हर बार उन्हें ताजा मांस परोसती है। वह हमेशा चुप रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं जाती। मजदूर उससे ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उसकी ठंडी आंखें उन्हें थोड़ा डराती हैं। अजय विकास को भी उनके साथ चलने और वहां का मांस ट्राई करने को कहता है, लेकिन विकास हर बार मना करता है। उसे मांस की गंध से नफरत है और वह ढाबे पर नहीं जाता। लेकिन उसे अपने भाई अजय की चिंता होने लगती है। विकास बोला, अजय, तुझे नहीं लगता कि यह ढाबा कुछ अजीब है? श्मशान के पास और यह बूढ़ी औरत, मुझे अच्छा नहीं लगता। अजय हंसते हुए बोला, भाई, तू बहुत डरता है। यह ढाबा तो हमारी किस्मत है। यहां का खाना खाकर ऐसा लगता है कि मैं दिन भर काम कर सकता हूं। यह खाना नहीं, शक्ति का खजाना है। धीरे धीरे मजदूरों में कुछ बदलाव आने लगा, कुछ अजीब सा। रात में जब मजदूर ढाबे से लौटते तो विकास को लगता है कि उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन है। उनकी आंखें थोड़ी धंसी हुई लगती हैं और वे पहले जितना मजाक नहीं करते। कुछ तो बदल रहा था उनमें। 2 हफ्ते बाद एक रात निर्माण स्थल पर एक अजीब घटना होती है। एक मजदूर, जो रात में टेंट से बाहर पानी पीने निकला था, अचानक गायब हो जाता है। सुबह जब मजदूर जागते हैं तो उसका टेंट खाली होता है। साइट पर अफरा तफरी मच गई। रमेश बोला, यह क्या हुआ? वह रात में पानी पीने गया था, फिर कहां गया? लेकिन किसी के पास भी रमेश के सवाल का जवाब नहीं था।
मजदूर परेशान हो गए और वे सोचते हैं कि शायद जंगल में कोई जानवर आ गया हो। लेकिन अगली रात एक और मजदूर गायब हो जाता है। इस बार वह टेंट में सो रहा था। मजदूर डरने लगते हैं। कल्लू घबराते हुए बोला, भैया, यहां कुछ गड़बड़ है। रात में टेंट से गायब होना यह कोई जानवर का काम नहीं है। और एक रात अजय गायब हो गया। विकास को अब ढाबे और उस बूढ़ी औरत पर शक होने लगता है। वह देखता है कि जो मजदूर ढाबे पर खाना खाते हैं उनके साथ ही कुछ अजीब हो रहा है। वह रमेश को अपनी बात बताता है। विकास बोला, रमेश भैया, मुझे लगता है कि यह सब उस ढाबे से जुड़ा है। जो लोग वहां खाना खाते हैं उनके साथ ही कुछ गड़बड़ हो रही है। रमेश ने कहा, अरे तू पागल है। वह ढाबा तो हमारा पेट भर रहा है। अम्मा तो इतनी प्यारी है, वह क्या कर सकती है। लेकिन विकास हार नहीं मानता। वह हर रात ढाबे की निगरानी करने लगता है। एक रात वह देखता है कि बूढ़ी औरत ढाबे के पीछे एक तहखाने में जाती है। वह चुपके से उसके पीछे जाता है और तहखाने का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा उसे डरा देता है। चारों ओर हड्डियां बिखरी हैं, खून से सने बर्तन और एक कोने में कुछ कपड़े जो उसने पहले गायब हुए मजदूरों के पहने देखे थे। वहीं पर अजय के कपड़े और घड़ी थी। विकास को तहखाने में एक डायरी मिलती है जो श्मशान के पुराने पुजारी की है। उसमें लिखा है कि बूढ़ी औरत एक डाकिनी है जो श्मशान में रहती है और इंसानों का मांस खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। वह हर साल कुछ लोगों को मारती है और अगर उसे मांस नहीं मिला तो वह पूरे इलाके को बर्बाद कर देगी। वह किसी तरह मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर धीरे धीरे उनका शिकार करती है। विकास डरते हुए बोला, यह सच नहीं हो सकता। यह बूढ़ी औरत, यह डाकिनी है। वह तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पीछे पलटा और देखा कि बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसका शरीर लंबा और काला हो गया, दांत नुकीले और काले और हाथों में लंबे नाखून उग आए। वो अब पूरी तरह से डाकिनी में बदल चुकी थी। डाकिनी हंसते हुए बोली, तूने मेरा रहस्य देख लिया। अब तू तो मरेगा। आज रात तेरा ही मांस पकाऊंगी। विकास के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था। उसने वो लॉकेट डाकिनी की ओर किया और वो पीछे हट गई। किसी तरह तहखाने से भागता है और निर्माण स्थल पर पहुंचता है। वह रमेश और कल्लू को सब बताता है। वो अपने साथ पंडित की डायरी भी ले आया था। विकास ने कहा, रमेश भैया, वह बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं है, वह एक डाकिनी है। उसने हमारे भाइयों को मारा है और उनका ही मांस हमें परोस रही है। विकास ने वो डायरी रमेश को दी और वह डायरी को पढ़ने लगा। रमेश और कल्लू पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन तहखाने में मिली इस डायरी को पढ़ने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी उन्हें टेंट के बाहर चीखों की आवाज सुनाई देती है। डाकिनी अब आपके भयानक रूप में निर्माण स्थल पर हमला कर रही थी। मजदूरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और बस इधर उधर भाग रहे थे और कुछ अपने टेंटों में छुप गए। पूरी रात वहां पर उत्पात मचाने के बाद डाकिनी अपने साथ 2 मजदूरों को ले गई। विकास, रमेश और कल्लू सभी मजदूरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें तहखाने में मिले सबूत दिखाते हैं। वे डायरी पढ़कर सुनाते हैं जिसमें डाकिनी का इतिहास लिखा है। मजदूर डर गए और फैसला करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन विकास उन्हें रोकता है और बोला, वो डाकिनी हमारे 2 साथियों को ले गई है। हमें उन्हें बचाना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर उस पर दावा बोलें तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। मजदूर फैसला करते हैं कि वे अम्मा का ढाबा जाएंगे और डाकिनी को खत्म करेंगे। वे अपने टेंटों से मशालें, लाठियां और कुछ पुराने ताबीज लेते हैं जो उनके गांव के पुजारियों ने उन्हें दिए थे। वे भगवान के नाम का जाप शुरू करते हैं। कोई जय हनुमान जपता है तो कोई जय माता दी। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में गूंजने लगती हैं। कल्लू डरते हुए बोला, विकास भैया, अगर वह सच में डाकिनी है तो क्या हम इसे मार पाएंगे? विकास ने कहा, हमें कोशिश तो करनी होगी कल्लू। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह हमें एक एक करके मार डालेगी। रात के 11 बजे लगभग 40 मजदूर मशालें लेकर श्मशान की ओर बढ़ने लगे। मशालों की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर भी है।
श्मशान के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और चिताओं के जलने की बदबू हवा में फैली थी। अम्मा का ढाबा वहीं खड़ा है, उसकी लालटेन अभी भी जल रही है और चूल्हे से मांस की एक अजीब सी खुशबू आ रही है। सभी मजदूरों को इस खुशबू से घिन आ रही थी, क्योंकि कितने दिनों से वो अपने ही साथियों को खा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन बूढ़ी औरत बाहर नहीं दिखती। मजदूर ढाबे को चारों ओर से घेर लेते हैं। उनकी मशालों की रोशनी ढाबे की दीवारों पर पड़ती है और अंधेरे में अजीब सी छायाएं बनती हैं। रमेश आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, अम्मा बाहर निकल, हम जानते हैं कि तू क्या है। तूने हमारे भाइयों को मारा, आज तेरा अंत होगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर ढाबे के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, गहरी, ठंडी और भयानक। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, तुम सब मेरे भोजन हो। तुम सबसे तो कई दिनों तक मेरा पेट भर सकता है और कई दिनों तक मुझे नया शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कर्कश और डरावनी आवाज किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। और तभी उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं। उसका शरीर लंबा और काला हो गया और उसकी आंखें पीली चमकने लगीं। उसके दांत नुकीले और काले हो गए और उसके हाथों में लंबे काले नाखून उग आए। उसकी हंसी अब एक चीख में बदल गई, जो श्मशान में गूंजती हुई माहौल की और भी खौफनाक बना रही थी। डाकिनी गुस्से में बोली, मैं डाकिनी हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मजदूर डर से पीछे हटते हैं, लेकिन विकास आगे बढ़ता है। वह अपने गले में पहना ताबीज निकालता है और जोर से भगवान का नाम जपता है। विकास बोला, जय हनुमान, हमारी रक्षा करो प्रभु। उसे देखकर बाकी मजदूर भी उसका साथ देते हैं। वे सब अपने ताबीज ऊंचे करते हैं और एक साथ भगवान के नाम का जाप शुरू करते हैं। जय हनुमान, जय माता दी, AUM नमः शिवाय। उनकी आवाजें रात में गूंज रही थीं और मशालों की रोशनी में उनके चेहरों पर एक अजीब सा आत्मविश्वास दिख रहा था। डाकिनी पर इसका असर होने लगा। उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगी और वह पीछे हटने लगती है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मजदूर डर कर भागने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करेंगे। डाकिनी गुस्से और दर्द में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? उसने मजदूरों पर हमला करने की कोशिश की। वह एक मजदूर की ओर झपटती है और उसके नाखून उसकी बाह को छू लेते हैं। मजदूर चीखा और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बाकी मजदूर उसे घेर लेते हैं। वे अपने ताबीज और मशालें डाकिनी की ओर बढ़ाते हैं और जाप तेज कर देते हैं। डाकिनी अब और कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों की चमक कम हो रही थी और वह ढाबे के अंदर की ओर भागती है। रमेश चिल्लाते हुए बोला, यह भाग रही है, इसे भागने मत दो। मजदूर ढाबे के दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन डाकिनी अंदर छुप गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जादुई तौर पर बंद हो जाता है। मजदूर गुस्से में थे और वे फैसला करते हैं कि वे ढाबे को जलाकर डाकिनी को खत्म करेंगे। विकास बोला, हमें इसे जलाना होगा। अगर यह बच गई तो हम सब मर जाएंगे। वे अपनी मशालें ढाबे की दीवारों पर फेंकते हैं। ढाबा लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ था और आग तेजी से फैलने लगती है। लपटें ऊंची उठती हैं और ढाबे की छत खड़खड़ाकर गिरने लगती है। अंदर से डाकिनी की चीखें सुनाई देती हैं, एक भयानक, अमानवीय चीख जो धीरे धीरे कम हो जाती है। मजदूर पीछे हटते हैं और आग को ढाबे को निगलते हुए देखते हैं। कल्लू राहत सांस लेते हुए बोला, यह खत्म हो गया, हमने इसे मार डाला। रमेश ने कहा, हां, अब हम सुरक्षित हैं। इस डाकिनी ने हमारे भाइयों को मारा, लेकिन अब यह जलकर राख हो गई। आग की लपटें रात के आकाश को लाल कर देती हैं। मजदूर थक चुके हैं, लेकिन उनके चेहरों पर राहत है। वे सोचते हैं कि डाकिनी मर चुकी है। सूरज भी अब निकलने लगा था और वे धीरे धीरे निर्माण स्थल की ओर लौटने लगते हैं। निर्माण स्थल पर पहुंचकर सभी मजदूर बैठे ही थे कि उन्होंने एक खूबसूरत युवती को जंगल से बाहर निकलते देखा। वह 22 साल की दिख रही थी और उसने साड़ी लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे।
वह धीरे धीरे मजदूरों की ओर चलती है। वह उनके पास आकर बोली, बाबूजी, अगर आपको दूध की जरूरत हो तो बताना। हम बंजारों के कबीले से हैं और दूध बेचना हमारा धंधा है। सभी मजदूर टकटकी लगाए उसकी तरफ ही देख रहे थे। उस औरत ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दुष्ट मुस्कान थी और उसकी आंखें चमकने लगी, वही पीली चमक जो डाकिनी की थी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगी। अम्मा का ढाबा जलकर राख हो चुका था। श्मशान की ठंडी हवा में अब सिर्फ राख और सड़ांध की गंध बची थी। लेकिन जंगल की ओर जाती उस खूबसूरत युवती की हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। डाकिनी ने अपना रूप बदल लिया था और वह फिर से शिकार की तलाश में थी। एक नया चेहरा, वही दुष्ट मुस्कान और वही भयानक इरादे। निर्माण स्थल पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा था, एक खूबसूरत चेहरे का खतरा जो फिर से इन मजदूरों का शिकार करना चाहता था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी आपके रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन दें और अपने दोस्तों के साथ स्टोरी शेयर करें। अब हम इस वादे के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।